सीतापुर नामक एक छोटा सा गांव, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक छोटी सी फैमिली बड़ी हंसी खुशी के साथ एक दूसरे के साथ रह रही होती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक बूढ़ी दादी और उसकी बहू पार्वती, एक बेटा रमेश और छोटा सा पोता आकाश एक साथ रह रहे होते हैं। सभी लोग एकदम खुशी से रह रहे होते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि पार्वती आकाश की जिद की वजह से मिसल पाव बनाती है। जब पार्वती मिसल पाव बनाती है तभी घर में बैठे सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि पार्वती जैसी मिसल पूरे घर में क्या पूरे गांव में कोई नहीं बना पाता था। इतने में आकाश बोलता है, मम्मी मम्मी मिसल तैयार हुई कि नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। उसमें दादी कहती है, अरे रुको बेटा, तुम्हारी माँ बना रही है ना मिसल। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहां से पार्वती सबके लिए मिसल लेके आती है। जैसे ही वो मिसल लेके आती है, सबको मिसल बहुत पसंद आती है। उसका पति बेटा सब उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। इतने में आकाश वहां से उठकर चला जाता है और कहता है कि दादी दादी, मम्मी है ना इतनी अच्छी मिसल बनाती है, अगर उसने मिसल बना के बेची तो हम कितने अमीर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि दादी पुराने विचारों वाली होती है, यानी कि घर की बहू बाहर जाके काम कर रही है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो इसने में दादी का सर घूम जाता है। वो बोलती है कि नहीं नहीं, भगवान की दया से मेरा बेटा बहुत अच्छा काम करता है, कमाता है, मेरी बहू को बाहर जाके काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतने में पार्वती भी आकाश को यही समझाती है कि हमारे ऐसा नहीं चलता, और आकाश चुप बैठ जाता है। एक सोमवार सुबह सुबह, अरे बेटा रमेश, आज तुम काम पे मत जाओ, पता नहीं क्यों सुबह से अजीब सी बेचैनी हो रही है, लग रहा है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, मेरी मानो आज के दिन तुम काम पे मत जाओ। रमेश को इस बातें सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रमेश दिन भर दिहाड़ी करता है तभी तो घर वालों का पेट भरता है। जब वो काम ही नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। इतने में रमेश अपनी माँ पे चिल्लाने लगता है, माँ अभी क्या कह रही है? अरे मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो खाना कौन लाएगा? अम्मा तुम बड़ी। एक दिन रमेश काम से वापस आ रहा होता है। आते वक्त अचानक एक कार जिसका ब्रेक फेल हो गया होता है, और कार का ओनर और उसकी बहुत जोर शोर से धड़क होती है। धड़क इतनी बेकार होती है कि रमेश को सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जब रमेश को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो डॉक्टरों से घर वालों को पता चलता है कि इसे ठीक होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, यानी 6 महीनों तक रमेश कोई काम नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ हॉस्पिटल का बिल भी भरना पड़ता है। यहाँ घर पे हम देखते हैं कि छोटा आकाश दादी से जिद कर रहा और पूछ रहा होता है कि दादी दादी क्या हुआ, आप सब लोग इतने उदास क्यों हो, और मुझे सुबह से किसी ने खाना क्यों नहीं दिया, मुझे बहुत भूख लगी है। अब छोटे आकाश की ये बातें सुन दादी की आंखें भर आती है। दादी क्या बोले क्या ना बोले उसे कुछ समझ में नहीं आता। एक छोटी उम्र के बच्चे को मैं क्या समझाऊं कि उसके पिता की हालत हॉस्पिटल में क्या है। वही दूसरी ओर ये सारी बातें पार्वती ने सुन ली होती है। अब अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए पार्वती जाकर देखती है तो पूरे घर में कोई खाना कहीं पे कुछ नहीं रखा होता है, और वो सब देख के परेशान हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो खाना बचा के रखते थे, अब पूरा खाना पूरा राशन खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे। मतलब अब रमेश की जॉब ना होने के कारण पार्वती बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पार्वती जाकर दादी से बात करती है और दादी को बताती है कि घर का सारा राशन खत्म हो गया है, अब मुझे नहीं पता कि हम क्या करेंगे, हमें घर में खाना नहीं है, छोटा आकाश भूखा है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। दादी क्या करें, मुझे बताइए दादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर दोनों की आंखें भर आती है। दादी भगवान को कोसती हुई कहती है कि हम गरीबों के नसीब में ही क्यों करता है रे तू, वहां पे अमीर लोग खुशी खुशी अपना सारा गुजारा कर रहे हैं, छोटा सा परिवार गांव में सुखी रह रहा है, ऊपर वाले से वो भी नहीं देखा जाता। और भगवान को कोस कर रोने लगती है। थोड़ी देर में ये सारी बातें होने के बाद दादी उसे कहती है कि जा अपनी देवरानी से जाके मदद ले ले, मुझे पता है, मदद ले ले। उस पर पार्वती कहती है, दादी लेकिन क्या वो हमारी मदद करेंगी? तो दादी कहती है, हाँ उसे मदद करनी पड़ेगी, अगर इस वक्त में वो काम नहीं आएंगी तो किस काम के हमारे वो रिश्तेदार ही, वो तो मेरा बेटा ही है ना, उसे तो अपने बड़े भाई की मदद करनी होगी ना। अब ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हुई
पार्वती पार्वती जंगल के रास्ते से अपनी देवरानी के घर चली जाती है। हम देखते हैं कि उसकी देवरानी यानी कि सुधा काफी अमीर घर की होती है। सुधा के घर ही उसका पति यानी दादी का बड़ा बेटा भी रह रहा होता है और ये दोनों वहां पर बड़ी ऐशो आरामद की जिंदगी जी रहे होते हैं। जैसे ही वहां पे पार्वती पहुंचती है, सुधा उसे बोलती है वही रास्ते पे रुक जा, और उसके पास चली जाती है और जाकर पूछती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे। उस पे पार्वती उसे सारा वाकया बताती है और कहती है कि उसके पति की हालत बहुत खराब है, उसे उसकी मदद चाहिए। तभी उस पे भड़की हुई सुधा कहती है, अरे वाह वाह वाह, हम लोगों ने भिखारी खाना खोल रखा है। ए औरत, क्या समझ बैठी हो तुम? फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तुम्हारे पति को बोलो, अगर इतना ही गाड़ी के सामने जाने का शौक है तो हमें भी बताया करो, हम भी गाड़ी डाल देंगे उसके ऊपर। ये सारी बातें सुन के पार्वती दुखी हो जाती है और गुस्से से वहीं से चली जाती है, कौड़ी देगी इसलिए वो गुस्से से चली जाती है। अब जाते वक्त वो इस सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या करूं, और जंगल से आते वक्त वो एक प्लान बनाती है कि अब वो ठेला खोलेगी। उसे सारी बातें याद आती है कि आकाश कैसे उसे बार बार बताया था कि उसकी मिसल पाव कितनी अच्छी है। दूसरे ही दिन वो अपनी बची हुई जमा पूंजी से सारा राशन खरीद के ले आती है। उसी राशन से वो मिसल पाव का सारा मटेरियल बनाती है। अब मटेरियल तो बन जाता है, लेकिन मटेरियल बनने के बाद वो बेचेगी कहाँ? तभी वो देखती है कि घर के पास एक पुराना सा ठेला पड़ा है। उस ठेले को साफ करके वो गांव के बीचों बीच लगा देती है। हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह जब वो जाकर वहां पे ठेला लगाती है तो शुरुआत में कोई ग्राहक उसके मिसल पाव खाने नहीं आते, क्योंकि गांव के बीच में कभी किसी ने मिसल पाव इतनी अच्छी खाई नहीं होती है। ना लोगों को ज्यादा पता था, ना लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट था। उतने पार्वती को अपना पेट चलाना था, इसलिए वो चिल्लाने लगती है, अरे मेरे हाथ की मिसल तो खा के देखो, मिसल खा लो मिसल, ऐसा करके वो चिल्लाने लगती है। तभी एक औरत उसकी ओर देख के मिसल खाने आ जाती है और उसे उसकी मिसल इतनी ज्यादा पसंद आती है कि उसकी तारीफ करने लगती है। देखते ही देखते एक दूसरे की ओर देखकर लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और पार्वती की मिसल पूरे गांव में फेमस हो जाती है। जैसे ही धीरे धीरे घर में पैसे आने लगते हैं तो दादी बोलती है, पार्वती बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा रोका, तुम्हारे टैलेंट की कभी कदर नहीं की, तुम्हें कुछ बाहर जाके बनाने नहीं दिया। शायद ये मेरी गलती है, इसलिए तुम्हें आज सफल होने में इतनी देर लगी। उस पर पार्वती कहती है, नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये तो समय की परीक्षा थी। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और पार्वती काफी अमीर हो जाती है। साथ ही साथ वो और उसका पति एक छोटा सा ढाबा खोल देते हैं जहाँ पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वक्त के साथ रमेश की हालत भी ठीक हो जाती है और पार्वती और रमेश दोनों मिलकर ढाबा चलाने लगते हैं और इनका यही सुखी परिवार रहता है। तो वही दूसरी ओर सुधा की हालत और खराब हो जाती है और वो गुस्से से पागल हो जाती है। दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा है, अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों का भी भला चाहे और भगवान उसी का भला करता है।